हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के चैप्टर 2 को समझेंगे। दलीय प्रणाली में रुझान, कांग्रेस प्रणाली। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार सारी बातें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत, जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत जो आपका नया सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पर सारे टॉपिक्स को रखा गया है। दोस्तों, सारी बातें यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाएगी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जो मुख्य टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि आपको कांग्रेस प्रणाली के बारे में यहाँ पर समझना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे पार्टी प्रणाली यानी कि जो दलीय व्यवस्था है इसको थोड़ा सा समझेंगे। बाकी आपको और भी बातें समझनी है कांग्रेस प्रणाली से संबंधित, तो उसको अभी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे हम बात करते हैं पार्टी प्रणाली की, दलीय व्यवस्था की। तो देखिए, दुनिया में मुख्य रूप से जो हमें पार्टी प्रणाली दिखाई देती है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पार्टी प्रणाली की मुख्य जो दलीय व्यवस्था है उसके मुख्य प्रकार की हम बात कर रहे हैं। तो एक प्रकार है दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रणाली, वन पार्टी सिस्टम। यानी कि एक दलीय प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी सरकार, एक ही पार्टी होती है। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों, इसमें पूरे देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, वही पार्टी चुनाव लड़ती है और हमेशा सरकार में वही पार्टी रहती है। दूसरी पार्टियों को काम करने की इजाज़त, अनुमति नहीं होती। उदाहरण के लिए चीन में ये व्यवस्था देखी जाती है। ईजी है, आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, एक दलीय प्रणाली में क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है देश में जो कि सरकार चलाती है। अब देखिए, अगर हम चीन की बात करें तो चीन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, एक ही मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, यही सत्ताधारी पार्टी है चीन में। हालांकि चीन में कई दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी पार्टियां हैं और सारी पार्टियां जो वहाँ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के अधीन है, उसी की अनुमति के तहत वो पार्टियां चलती हैं। तो इसलिए चीन में हमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देती है। तो एक दलीय प्रणाली का एक सबसे अच्छा उदाहरण हमें चीन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें दूसरी पार्टियों को काम करने की इजाज़त नहीं होती। इसका मतलब आप समझ गए कि एक ही बड़ी पार्टी होती है, इसके समक्ष किसी दूसरी पार्टी को आने की अनुमति नहीं होती। एक ही पार्टी सरकार में रहती है और हाँ, कई छोटी पार्टियां हो सकती हैं लेकिन वो बड़ी पार्टी के अधीन रहती हैं, उसी के नियंत्रण में ही रहती है। एक दलीय प्रणाली आपको यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, बहुत सिंपल सा है द्विदलीय प्रणाली। देखिए, दो बड़ी पार्टियां होती हैं इसमें दो मुख्य पार्टियां होती हैं जो बारी बारी से सरकार बनाती हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि कहीं मतलब किसी देश में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, उदाहरण के लिए अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है, ब्रिटेन में, आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा कि दो ही प्रमुख पार्टियाँ हैं। ठीक है, दो ही प्रमुख पार्टियाँ हैं। कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। मतलब यह है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई तीसरी पार्टी आपको जल्दी नज़र नहीं आती। हालांकि कई दशकों में मतलब बदलाव हो जाए तो कोई तीसरी पार्टी मतलब प्रमुख पार्टी बन जाए, हालांकि तब भी दो ही पार्टी हमें दिखाई दे। प्रमुख तो मतलब ऐसा हो सकता है, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि अमेरिका में यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है। देखिए, अमेरिका में कई दूसरी भी पार्टियाँ हैं, लेकिन जब आप सरकार की बात करेंगे तो एक बार मतलब आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेटिक पार्टी जीत रही है, और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को लोग नहीं चुन रहे हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी के विकल्प के रूप में लोग फिर रिपब्लिकन पार्टी को चुन रहे हैं। मतलब कोई तीसरी पार्टी आपको सत्ता में नहीं दिखाई दे रही। तो यही है टू पार्टी सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली। कुल मिलाकर कहा जाए तो मतलब चाहे जितनी भी पार्टियां हों, लेकिन जब हमें दो ही पॉलिटिकल पार्टी प्रमुख दिखाई देती हैं तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ पर द्विदलीय प्रणाली हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हालांकि अमेरिका में कई सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो इन पार्टियों को मतलब टक्कर दे पाएँ। तो जहाँ पे हमें दो ही प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देती है तो उसे हम कहते हैं द्विदलीय प्रणाली। ठीक है, ब्रिटेन में भी ऐसा देखने को मिलता है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि दो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है ए और एक पॉलिटिकल पार्टी है बी। ठीक है, अब मान लीजिए कई दशकों में मान लीजिए बी का प्रभाव खत्म, मतलब बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर, या आप यूँ कह लीजिए कि बी जो एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी थी उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अब इसकी जगह मान लीजिए कोई एक नई पार्टी आ गई सी, ठीक है, और सी का प्रभाव बढ़ जाता है। तो मतलब हमें देखने को मिलेगा कि अब ए और सी, ये दो पॉलिटिकल पार्टी हमें देखने को मिलती हैं प्रमुख। तो और बी का प्रभाव बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही छोटा हो गया, बहुत ही कम प्रभाव हो गया है बी का। तो इसे भी हम द्विदलीय प्रणाली ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें दो ही पॉलिटिकल पार्टी प्रमुख दिख रही हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको समझा दिया कि जैसे कि ए और बी पहले मान लीजिए प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी थी किसी देश में, और वहाँ पर हम कहते थे कि टू पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब मान लीजिए समय के साथ कई दशकों में बी का प्रभाव बहुत कम हो गया और एक नई पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम सी था वो प्रमुख बन गई।
बी की जगह अब वो पॉलिटिकल पार्टी प्रमुख हो गई और ए अभी भी प्रमुख है और बी का प्रभाव बहुत कम हो गया। तो मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है कि बी की जगह एक तरह से सी पार्टी ने ले ली और अब भी हमें सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिल रही है, एक ए और एक का नाम है सी। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर कहा जाए शॉर्ट में तो द्विदलीय प्रणाली में केवल 2 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हमें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुदलीय प्रणाली की। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। कई बार कोई एक पार्टी अकेले सरकार नहीं बना पाती, इसलिए कई बार पार्टियां मिलकर गठबंधन कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, गठबंधन की सरकार बनती है। उदाहरण के लिए भारत, फ्रांस और अन्य कई देशों में ये प्रणाली पाई जाती है। बहुदलीय प्रणाली आपको समझ में आ गया, जहाँ पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में हमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखाई देती हैं। अब देखिए भारत में भी अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि बीजेपी, कांग्रेस आपको प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी दिखती हैं। लेकिन तब भी अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो अभी हम देखते हैं कि भारत में कई सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कई राज्य स्तर की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं और कई राष्ट्रीय स्तर की और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, उनके पास भी इतनी सीट मिल जाती है जिससे कि वो मतलब सरकार में, विपक्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये देखा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह बहुमत नहीं पा रही, जिस कारण से गठबंधन की सरकार बनती है। अभी हम भारत की काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, अभी पूरी राजनीति के बारे में समझेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, पूरा एक राजनीतिक इतिहास भी अभी हम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, लेकिन हम आपको ये समझ में आ गया बहुदलीय प्रणाली क्या होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मतलब यह है कि यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी प्रमुख हो। मतलब यह है कि यहाँ पर कई पार्टियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, उनका काफ़ी प्रभाव होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक था दलीय प्रणाली का, तो ये तो अभी सामान्य रूप से आपको समझना था, ज़्यादा डीपली इसे नहीं समझना था। सामान्य रूप से जितना आपको समझ में आया उतना इनफ है। एक दलीय प्रणाली मतलब यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। द्विदलीय मैंने आपको बता दिया, 2 पॉलिटिकल पार्टीज प्रमुख होती हैं। और बहुदलीय प्रणाली में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसमें कई सारी पार्टियाँ होती हैं और कई पार्टियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, जिस कारण से एक पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत पाना थोड़ा मुश्किल होता है और कई बार गठबंधन की सरकार बनती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत में दलीय व्यवस्था का विकास। अब यहाँ पर हम बात करें कि आज़ादी के बाद भारत में किस तरह का दलीय व्यवस्था हमें दिखाई देता है, किस तरह की पॉलिटिकल व्यवस्था हमें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की व्यवस्था दिखाई देती है हमें। ठीक है, तो इससे हम समझेंगे। काफ़ी बातें यहाँ पर लिखी हैं, ज़्यादा समझाने वाली टॉपिक्स नहीं है, ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है, आपको बहुत आसानी से सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए, भारत की चुनावी राजनीति को अब तक 4 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। हर चरण में यहाँ पे देखिए 4 चरणों में, ठीक है, 4 स्टेप्स में यहाँ पे भारत में जो दलीय व्यवस्था है इसके विकास को बांटा गया है। इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, पहला चरण 1952 से 1967 तक का यहाँ पे पहला चरण बताया गया है, कांग्रेस का दबदबा, जिसे आप कांग्रेस प्रणाली भी कहते हो, या जिसे हम कांग्रेस प्रणाली भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस समय की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद 1951 से 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार 3 चुनावों 1952, 57 और 62, 1952, 1957 और 1962 में भारी जीत हासिल की। कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि इसे कांग्रेस प्रणाली कहा गया। इस दौर को एक पक्षीय प्रभुत्व प्रणाली, ये जो दौर था कांग्रेस, ये जो पहला चरण था, ठीक है, इसे हम एक पक्षीय प्रभुत्व प्रणाली भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी का प्रभुत्व है। ठीक है, यह एक दलीय प्रणाली से अलग है। एक दलीय प्रणाली में क्या होता है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, लेकिन भारत में यहाँ पर क्या था, स्थिति ये थी भारत में कि भारत में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव अधिक था लोगों के बीच। कांग्रेस ज़्यादा पसंद की जाती थी और कांग्रेस लगातार मतलब चुनावों में जीत रही थी। तो ये इस दौर को एक पक्षीय प्रभुत्व प्रणाली कहा गया। मतलब विपक्ष की सरकारें विपक्ष की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बहुत कमज़ोर थी कांग्रेस के सामने। तो ये आपको समझ में आ गया पहले चरण में हमने ये देखा कि कांग्रेस है उसका काफ़ी दबदबा, काफ़ी प्रभाव पहले चरण में था। ठीक है, देखिए दूसरे चरण में यहाँ पर देखिए विपक्ष का उभार। अब देखिए 1967 में कांग्रेस को कई राज्यों में हार मिली। गैर कांग्रेसी दलों जैसे जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, डीएमके, अकाली दल आदि ने ताकत दिखाई। राज्यों में गठबंधन सरकारें बनने लगी। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बनी रही लेकिन राज्यों में चुनौती बढ़ गई। दूसरे चरण में जो कि 1967 से 1989 तक का यहाँ पर है, तो इसमें बताया गया कि विपक्ष का उभार हुआ। जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी थी वो थोड़ा सा उनको मतलब शक्ति मिली, एक तरह से उनका प्रभाव भी बढ़ने लगा। ठीक है, उन्होंने जो कांग्रेस का प्रभाव था, कांग्रेस का जो मतलब
एक दबदबा था तो उसको चुनौती दी। अब ये पार्टियां भी बड़ी बनने लगी, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1967 में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर तो बनी रही, मतलब केंद्र सरकार में तो कांग्रेस थी, ठीक है, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस को हार मिली और कई राज्यों में कांग्रेस के जो विपक्षी दल थे, जो गैर कांग्रेसी दल थे, उन्होंने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। कई राज्यों में कांग्रेस को मतलब पूरा बहुमत नहीं मिला, जिस कारण से कांग्रेस ने भी गठबंधन की सरकार बनाई। तो मतलब यहाँ पे आपको समझ में आया यहाँ पर कि दूसरे चरण में हमें गैर कांग्रेसी दलों जो विपक्ष है उसका हमें उभार देखने को मिलता है। तीसरा चरण 1989 से 2014 तक है। देखिए, गठबंधन सरकारों का दौर। अब ये जो चरण है दोस्तों, तीसरा चरण, इसमें हमें बहुत ज़्यादा गठबंधन सरकारें देखने को मिलती हैं। देखिए, 1989 के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले बहुमत नहीं ला पाई। गठबंधन सरकारें बनने लगी, जैसे कि भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, ठीक है, कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। यह दौर बहुदलीय और द्वि नोडल प्रणाली का था, यानी दो बड़े गठबंधन। मतलब ये जो दौर था, यहाँ पर ये देखने को मिला गठबंधन की सरकारें बनने लगी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पा रही थी, और यहाँ पे हमें दो ही नोडल प्रणाली देखने को मिली, मतलब दो गठबंधन बन गए, एक बन गया एनडीए और एक यूपीए, ठीक है, कि कभी एक गठबंधन की सरकार, कभी दूसरे गठबंधन की सरकार। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की। तो देखिए दोस्तों, 2014 से अब तक का यहाँ पे ये चौथा चरण है। देखिए, भाजपा का वर्चस्व। अब यहाँ पे भाजपा के वर्चस्व को दिखाया गया कि भाजपा का जो प्रभाव था वो काफ़ी बढ़ा पहले की तुलना में। देखिए, 2014 में भाजपा ने एकल दल बहुमत हासिल किया, 30 साल बाद ऐसा हुआ। मतलब देखिए, 1989 के बाद हम देखते हैं कि गठबंधन की सरकारें बनती हैं, कोई एक दल पूर्ण बहुमत नहीं ला पा रहा था, ठीक है। 1984 में लास्ट टाइम, 1914 से पहले अगर हम बात करें तो 1984 में दोस्तों कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है, काफ़ी अच्छी सीटें जीती थी कांग्रेस ने। तो 1984 के बाद, मतलब 1984 के 30 साल बाद भाजपा ने, मतलब किसी एक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 और 2019 दोनों चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की, ठीक है, मतलब दोनों चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। कई राज्यों में भी भाजपा ने सरकार बनाई, ठीक है, राज्यों में भाजपा काफ़ी मजबूत हुई। विश्लेषकों ने इसे भारत की चौथी पार्टी प्रणाली कहा, जिसमें भाजपा केंद्र में है। मतलब इसे चौथा चरण बताया कि इसमें भाजपा केंद्र में है। मतलब ये चौथा चरण 2014 के बाद हमें दिखाई देता है, जिसमें भाजपा का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, 2024 के आम चुनाव में भी भाजपा ने प्रमुख भूमिका निभाई, ठीक है, गठबंधन की लेकिन इसमें गठबंधन की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी रही, जो एनडीए गठबंधन है उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। देखिए, 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 240 सीटें मिली। यह संख्या बहुमत के आंकड़े 272 से कम थी। मतलब बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन भाजपा को 240 सीटें मिली, ठीक है, अकेले भाजपा को 240 सीटें मिली। लेकिन भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर, मतलब जो एनडीए है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया, इतना बहुमत मिल गया कि वो सरकार बना सकती थी। तो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला 2024 के चुनाव में, और एनडीए की सरकार फिर बनी। तो यहाँ पर जो चौथा चरण है, इसमें हमें दिखाई देता है 2014, 2019 और 2024 में हमें एनडीए की सरकार दिखाई देती है, जिसमें हमें भाजपा का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो ये दलीय व्यवस्था दोस्तों आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने दलीय व्यवस्था से संबंधित सामान्य बातें की, और टॉपिक्स हैं इसे भी, मतलब और आगे के टॉपिक्स हैं, इन्हें जब हम समझेंगे और बातें क्लियर होंगी। कांग्रेस प्रणाली का मतलब है वह समय जब भारत की राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत ज़्यादा दबदबा था। यह सिर्फ चुनावों में नहीं, बल्कि सरकार, मीडिया, प्रशासन और समाज के कई हिस्सों में भी दिखता था। देखिए, कांग्रेस प्रणाली कब शुरू हुई? देखिए, 1952 से 1967 तक के पहले 4 आम चुनावों में, मतलब 1952 से 1967 तक जो पहले 4 आम चुनाव हुए थे, यानी कि लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की। रजनी कोठारी नाम के राजनीतिक विशेषज्ञ ने इसे कांग्रेस प्रणाली कहा, ठीक है, रजनी कोठारी जी ने इसे कांग्रेस प्रणाली कहा। ये जो समय था 1952 से 1967 तक, जिसमें कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी आम चुनावों में, ठीक है। पहले ये जो चार आम चुनाव थे जिसमें कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की, इसे रजनी कोठारी जी ने कांग्रेस प्रणाली कहा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का दबदबा क्यों था, यानी कि ये जो कांग्रेस प्रणाली थी, इसमें हमें कांग्रेस मतलब
कांग्रेस का जो अधिक प्रभाव था वो क्यों था? तो देखिए, पहला एक जो कारण है वो ये है कि स्वतंत्रता संग्राम की छवि और नेतृत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनता का विश्वास आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अधिक था, क्योंकि इसे राष्ट्र के हित में काम करने वाला माना जाता था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम की छवि और नेतृत्व, मतलब यह दोस्तों, देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस थी उसका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, भारत की आज़ादी में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, एक बड़ा प्रभाव था। अब लोगों के मन में भी कांग्रेस की जो छवि थी वो स्वतंत्रता संग्राम की छवि बनी हुई थी कि कांग्रेस ने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कांग्रेस हमारी भलाई के लिए कुछ करेगी। तो ऐसी छवि जनता के बीच बनी हुई थी। तो एक बड़ा कारण था जिस कारण से कांग्रेस को भारी जीत आम चुनावों में मिल रही थी। इसके साथ ही करिश्माई और मजबूत नेतृत्व, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता ने कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पहचान दी। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे कांग्रेस पार्टी में, तो जिस कारण से लोगों का और भी विश्वास था। उनके व्यक्तित्व और दूरदर्शिता ने पार्टी को मजबूती दी। इसके साथ ही विपक्ष का कमज़ोर होना। अब देखिए, उस समय विपक्ष भी बहुत कमज़ोर था। देखिए, 1952 से 1967 तक कोई मजबूत विरोधी दल नहीं था। विपक्ष छोटा और असंगठित था, जिससे जो कांग्रेस पार्टी थी उसे आसानी हुई, आम चुनावों में जीतने में काफ़ी आसानी हुई। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ ही कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि विकास और नीतियों में अग्रणी भूमिका। देखिए, भूमि सुधार, औद्योगिकरण और योजना आयोग जैसी नीतियों ने आम जनता का समर्थन बढ़ाया, देश के विकास और सुरक्षा की छवि बनाई। इसके अलावा लोकतांत्रिक संस्थाओं में नियंत्रण। कांग्रेस के पास संसद और राज्यों में बहुमत था, जिससे निर्णय लेने और नीतियों को लागू करने में आसानी थी। सामाजिक और सांस्कृतिक समर्थन। कांग्रेस ने विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं को जोड़ने की कोशिश की। इसका व्यापक सामाजिक आधार था। तो कांग्रेस का सामाजिक आधार भी व्यापक था, इस कारण से भी कांग्रेस काफ़ी भारी मतों से आम चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली। अब देखिए, यहाँ पे चुनावी आंकड़े दिए गए हैं 1952 से 1967 तक के। 1952 में कांग्रेस को 364 सीटें मिली, 1957 में 371 सीटें मिली लोकसभा में, 1962 में 361 सीटें मिली और 1967 में प्रभाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन तब भी राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर लोकसभा में तो 283 सीटें मिल गई और मतलब बहुमत मिल गया कांग्रेस पार्टी को। तो चार आम चुनावों में हमें लगातार दिखाई देता है कि काफ़ी अच्छा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला। इस समय देखिए दोस्तों, केवल कुछ राज्यों में कांग्रेस को चुनौती मिली, जैसे केरल, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं गैर कांग्रेसी दलों का उदय। देखिए, शुरू में 1952, 1957, 1962 कांग्रेस हर चुनाव जीत रही थी, लेकिन 1967 में हालात बदलने लगे। देखिए, यहाँ पे कुछ अच्छे से काफ़ी मतलब एक एक चरण के द्वारा स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, 1967 का चुनाव पहला बड़ा झटका। कांग्रेस का वोट शेयर 40.8% पर गिर गया। सीटें भी 361 से घटकर 283 रह गई। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि पहले 3 आम चुनावों में हमें दिखाई देता है कि कांग्रेस को काफ़ी भारी जीत हासिल हो रही थी, लेकिन 1967 में यहाँ पे हमें यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कांग्रेस को पहला बड़ा झटका मिलता है। मतलब जो गैर कांग्रेसी दल थे, ठीक है, जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी थी, उनका उभार हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कांग्रेस का वोट शेयर कम हो जाता है, सीटें भी कम हो जाती हैं कई राज्यों में, जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, यूपी। ठीक है, यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। पहली बार लगा कि कांग्रेस का एक छत्र राज, ठीक है, जो वन पार्टी डोमिनेंस था, मतलब एक पार्टी का जो प्रभुत्व था, वो कमज़ोर होता दिख रहा था। इसके साथ ही देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में टूट। यहाँ पे थोड़ा दोस्तों, यहाँ पे तो ऐतिहासिक रूप से चरण बाय चरण आपको अच्छे से बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में टूट 1969। देखिए दोस्तों, उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ पुराने और प्रभावशाली नेताओं का एक गुट था, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। ये जो सिंडिकेट वाला गुट था दोस्तों, इसका प्रभाव कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भी सिंडिकेट ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट ने दोस्तों ये सोचा था, सिंडिकेट के जो नेता थे सिंडिकेट के अंदर, ठीक है, इसमें जो नेता थे, तो इन्होंने ये सोचा कि इंदिरा गांधी को राजनीति का ज़्यादा अनुभव है नहीं और ये हमारे अनुसार ही कार्य करेंगे। तो जो नेता थे, जो पुराने जो प्रभावशाली नेता थे, जिन्हें हम सिंडिकेट कहते हैं, ठीक है, जिनके गुट को हम सिंडिकेट कहते हैं, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन दोस्तों, इंदिरा गांधी
काफ़ी सक्रिय रूप से फैसले ले रही थी। इंदिरा गांधी ने स्वयं काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई और इंदिरा गांधी सिंडिकेट के हाथों की कठपुतली नहीं बनी, जिस कारण से जो सिंडिकेट के नेता थे, ये जो सिंडिकेट के नेता थे और इंदिरा गांधी, इनके बीच में मतभेद बढ़े, जिस कारण से कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई। एक कांग्रेस को कहा गया कांग्रेस ओ, ठीक है। देखिए, जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी उसे कांग्रेस ओ कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी उसे कांग्रेस आर कहा गया, ठीक है, कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट। इंदिरा गांधी का गुट गरीब, समर्थक और समाजवादी नीतियों वाला था। और आज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आज के टाइम पे वर्तमान समय में भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो यही कांग्रेस आर ही है, ठीक है। अब देखिए 1971 का चुनाव, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, कांग्रेस आर ने 352 सीटें जीत लीं। भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी का दबदबा स्थापित हो गया। इंदिरा गांधी का दौर 1971 से 1984। देखिए, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बस आपको एक थोड़ा सा हाईलाइट के रूप में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखिए, इस दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति देखी गई, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और भारत की बड़ी जीत, 1971 में भारत की बड़ी जीत हुई, ठीक है, बांग्लादेश बना। आपातकाल लगा, ठीक है, लोकतंत्र पर बड़ा आघात, 20 सूत्री कार्यक्रम, संविधान संशोधन, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए भारतीय प्रस्तावना में। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी हत्या कर दी गई, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। अब देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी का उदय 1984 से 1989। देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। सहानुभूति लहर से कांग्रेस ने 1984 में 414 सीटें जीती। मतलब 1984 में कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें मिली, 414 सीटें, ठीक है। इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से ये एक है। और इतनी सीटें तो दोस्तों, मतलब जवाहरलाल नेहरू के समय में भी नहीं मिली थी कांग्रेस को, और इंदिरा गांधी के समय में भी इतनी सीटें नहीं मिली थी। तो इस समय कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें मिली। राजीव गांधी ने तकनीक, कंप्यूटर, आधुनिकीकरण और विदेशी निवेश पर ध्यान दिया, लेकिन बोफोर्स घोटाले और श्रीलंका नीति की वजह से लोकप्रियता घटी। 1989 के चुनाव में कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई। मतलब 1989 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। यहाँ पे हम लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, आम चुनावों की बात कर रहे हैं। देखिए, निष्कर्ष यहाँ पे सारांश के रूप में बता दिया है, पूरा यहाँ पे सारांश बताया गया है। देखिए, 1967 से कांग्रेस की पकड़ ढीली होनी शुरू हुई। 1969 में पार्टी में टूट हुई, कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई। इंदिरा गांधी का उदय, मतलब इंदिरा गांधी का प्रभाव बढ़ा। 1971 से 1984 तक इंदिरा गांधी का मजबूत दौर रहा। 1984 में राजीव गांधी की बड़ी जीत, लेकिन 1989 में कांग्रेस फिर कमजोर। यह दौर भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसी दलों के उदय और गठबंधन राजनीति की शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे इन बातों से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो गैर कांग्रेसी दल हैं, जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां हैं, उनका किस तरह से उभार हुआ, वो उनका उस उदय किस तरह से हुआ, किस तरह से उनका भी प्रभाव बढ़ा। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1967 के बाद राज्यों में कांग्रेस के पतन के मुख्य कारण। यहाँ पे टॉपिक में बस आपको यही बताया जा रहा है कि 1967 के जो आम चुनाव हुए थे दोस्तों, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस बनी रही थी, लेकिन राज्यों में कांग्रेस को बहुत ही मतलब कांग्रेस का जो प्रभाव था वो राज्यों में कम हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए, इसके कई कारण थे। एक कारण है नेतृत्व की कमी। नेहरू और शास्त्री की मृत्यु के बाद, देखिए, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं की मृत्यु के बाद कांग्रेस में मजबूत और स्थायी नेतृत्व नहीं बचे थे। तो जो नेतृत्व था, तो उसकी कमी के कारण भी कई राज्यों में कांग्रेस को हार मिली थी 1967 के बाद। नई पार्टियों का उदय, अब एक और कारण था दोस्तों, कई नई पार्टियां सामने आ गई, जैसे कि कई क्षेत्रीय राज्य स्तर के जो दल थे, जैसे डीएमके तमिलनाडु में उभरने लगे, जिन्होंने राज्यों में कांग्रेस को हराया, बड़ी चुनौती दी, ठीक है। गठबंधन की राजनीति, कई राज्यों में विपक्षी दलों ने, मतलब कई राज्यों में जो विपक्षी दल थे, कोई एक विपक्षी दल भी बहुमत नहीं हासिल कर पाया, लेकिन तब भी कई जो विपक्षी दल थे उन्होंने मिलकर सरकार बनाई, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाई, जिससे कांग्रेस अकेली पड़ गई। इसके साथ ही आर्थिक संकट, उस समय देश में सूखा, खाद्यान्न की कमी और रुपए का अवमूल्यन जैसी समस्याएं थी। तो आर्थिक संकट भी था उस समय, तो ये भी एक कारण था, जिस कारण से कई राज्यों में कांग्रेस को भारी चुनौती कड़ी चुनौती कांग्रेस को मिली।
नेतृत्व वाला मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया, ठीक है, जो ऊपर पॉइंट बताया वही इनफ होगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी को शुरू में कमज़ोर और अनुभवहीन माना गया, जिससे पार्टी की पकड़ ढीली हुई। जनता की नाराज़गी, एक कारण ये भी था जनता की नाराज़गी। बेरोजगारी, गरीबी, उस समय बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी थे, जिस कारण से जनता कांग्रेस से नाराज़ होने लगी। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण कांग्रेस को राज्यों में काफ़ी बड़ी चुनौती मिली, ठीक है, कई राज्यों में कांग्रेस को हार का भी सामना करना पड़ा। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इससे दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सारी बातें, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसके अंतर्गत हमने आज सेकंड चैप्टर को पढ़ा। काफ़ी डिटेल में सारी बातें आपको समझाई गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।